हेलो विद्यार्थी जी, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी बहुत अच्छा से चल रहा होगा। अब आपके एग्ज़ाम में बहुत देरी नहीं है, आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाले हैं, यानी करीब 4 से 5 महीनों के बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छा से हो गया होगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अर्थशास्त्र का जो पहला चैप्टर दिया है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसमें से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं जो कि पिछले 10 साल में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी बेहतरीन ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, आप इसको ध्यान से देखिएगा और यदि आप पढ़े होंगे तो आप देखिएगा आप इसमें से कितने प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप भी बने रहिए लास्ट तक। चलिए तो देखिए आपके सामने है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आप पढ़े होंगे आर्थिक विकास को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है प्राथमिक, इसमें से क्या बताना है, तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है। प्रथम नंबर में दिया है कृषि, यानी 1 नंबर में दिया है कृषि, 2 नंबर में विज्ञान क्षेत्र, तीसरा नंबर में शिक्षा क्षेत्र और 4 नंबर में दिया है यानी डी नंबर में सेवा क्षेत्र। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है, सेवा क्षेत्र जो होता है वह तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे मोबाइल हो गया, गाड़ी हो गया, ये सब क्या होता है, सेवा क्षेत्र होता है। बैंकिंग हो गया, ये सब क्या होता है, सेवा क्षेत्र के ही अंतर्गत आते हैं और इसको कहाँ रखा गया है, आर्थिक विकास के तीसरे क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट से दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न आपको देखिए यहाँ पे 2017 में भी पूछा गया, 2019 में, 2021 में भी पूछा गया है। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हो सकते हैं आपके लिए, तो इसको ध्यान से देखिएगा। आशा करता हूँ कि आपको याद भी होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 15 सितंबर 1950 को, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 15 अक्टूबर 1951 को, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आशा करता हूँ इसका उत्तर आप जरूर बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। कैसा है, वीवीआई प्रश्न है ये। ठीक है, ये सब किसी को याद होना चाहिए। 2 नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहेंगे आप, 15 मार्च 1950 को हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं इसका अध्यक्ष। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में देखिए कहा गया है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी है, समाजवादी है, साम्यवादी है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये भी लगभग सभी विद्यार्थी को याद होगा, मुझे पूरा आशा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो आप कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, चलिए ये देखिए प्रश्न संख्या 4 को देखिए, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा बल किस पे दिया जाता है, आर्थिक स्वतंत्रता पे दिया जाता है कि उत्पादन कुशलता पे दिया जाता है कि अधिकतम लाभ अर्जन करने पर दिया जाता है कि लोक कल्याण पर दिया जाता है। तो बताइए सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 4 का। प्रश्न संख्या 4 का आप कहेंगे लोक कल्याण पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए प्रश्न संख्या 5, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अभी बताए हैं कि भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तभी बताए थे कि प्रधानमंत्री होते। तो भारत में जब पहला योजना आयोग बनाया गया था तो उस समय पहले प्रधानमंत्री जो होंगे वही ना होंगे भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष। तो आप नाम से भी यहाँ पे गेस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी में पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी में दिया है राजीव गांधी। तो इसका सही उत्तर लगभग सभी विद्यार्थी कमेंट में बता दिए होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो जब योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में, तो यही बने होंगे। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं।
प्रश्न संख्या 6 में देखिए, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? यानी हरित क्रांति किससे संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है कि द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है कि तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है कि इसमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? कृषि आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? कृषि। और हरित क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? गेहूं उत्पादन से। तो गेहूं क्या हुआ? कृषि हुआ। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति किसके लिए किया गया था? गेहूं में उत्पादन बढ़ाने के लिए, गेहूं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए हरित क्रांति किया गया था। ठीक है, तो हरित क्रांति किससे संबंधित होगा? कृषि से। तो कृषि किसके अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए, प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है बिहार राज्य है। बिहार राज्य कैसा है? उद्योग प्रधान है? नहीं होगा, ये उद्योग बिहार में तो ना के बराबर है। पशु पालन प्रधान है? ये हो सकता है। आगे देखिए, खनिज प्रधान है? ये भी नहीं है, बिहार में अधिक खनिज नहीं पाया जाता है। ज़्यादा खनिज कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में पाया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी में कहा है कृषि प्रधान है। तो आप इसका सही उत्तर जरूर बताएंगे, क्योंकि भारत में बिहार में क्या होता है? सबसे ज़्यादा कृषि कार्य पे लोग निर्भर रहते हैं। ठीक है, बिहार में लगभग सभी लोग कृषि कार्य करते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी तरह से वो कृषि कार्य में लगे ही होते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। मुझे पूरा आशा है कि आप इसका उत्तर सही बताएंगे, जरूर आपको याद होगा, क्योंकि आपका एग्जाम भी बहुत नज़दीक है और आप अच्छा से पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 1 को। ठीक है, तो चलिए इसका बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी? आप बताइए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? कृषि क्षेत्र आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो ये आप देखते मात्र में मार सकते हैं, बिहार एक पिछड़ा राज्य है। बिहार कैसा राज्य है? पिछड़ा राज्य है। चलिए इसमें से देखिए, 9 का सही उत्तर आप बताए होंगे, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और बिहार। इसमें से कौन बीमारू राज्य है? इनमें से कौन बीमारू राज्य है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार जो है बीमारू राज्य के अंतर्गत आता है। बिहार कहाँ आता है? बीमारू राज्य के अंतर्गत आता है, पिछड़ा राज्य है, क्योंकि यहाँ पे उद्योग धंधा बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, आगे देखिए 11 नंबर, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? ऊपर भी क्या दिया था? निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? ठीक है, नीचे भी दिया है निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। ठीक है, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी। तो आप बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। यानी ये तीनों क्या है? बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं। इसको याद रख लीजिएगा, कहीं बिहार नहीं देगा तो मध्य प्रदेश दिया रहेगा, मध्य प्रदेश नहीं होगा तो उड़ीसा रहेगा। ठीक है, 11 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बीमारू राज्य के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? 3 राज्य आते हैं। कौन कौन? तो आप कहेंगे बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा कौन सा राज्य है? बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? योजना आयोग को हटाकर कौन सा आयोग बनाया गया? ठीक है, कौन सा आयोग बना? नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आप बताएंगे क्या होगा? आप कहेंगे नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? अब नीति आयोग रख दिया गया है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 13 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था कि 1951, 1952, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 13 का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। आप कोशिश कीजिएगा कि यहीं पे आपको याद हो जाए। 1 से 2 बार रटिएगा, आपसे ज़रूर याद हो जाएगा। आप घूमते फिरते कहीं भी जा रहे हैं तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ईयरफोन लगा के आप इसको कोई भी काम करते हुए भी सुन सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा। ये क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 14 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? जिस देश की राष्ट्रीय आय
प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? अविकसित कहलाता है, विकसित कहलाता है कि अर्धविकसित कहलाता है कि इनमें से कोई नहीं? इसका भी सही उत्तर लगभग सभी विद्यार्थियों को पता होगा, विकसित देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। ठीक है, हम लोग का देश भारत कैसा देश है? विकसित है कि अविकसित है कि विकासशील है कि अर्धविकसित है? तो आप लोग क्या कहेंगे? कहेंगे विकासशील देश है। भारत कैसा देश है? विकासशील देश है, यानी अभी ये विकास की ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है। कौन? भारत। ओके, चलिए आगे हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? ऑप्शन नंबर ए में 10, 7, 15 और 5। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आप कहेंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 7। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास है विकसित है? तो आप कहेंगे 7। ठीक है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपको पता होगा कि पहले क्या था? योजना आयोग था, उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? पहले योजना आयोग था और उसका नाम बाद में बदल कर क्या क्या रख दिया गया? नीति आयोग रख दिया गया। तो नीति आयोग कब रखा गया उसी को हम लोग को बताना है। 16 का उत्तर बताइए। 1 जनवरी 2010 को, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2014 को और 1 जनवरी 2005 को। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 16 का सही उत्तर 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 को जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे 2014 में, तो क्या किए? 1 सालों के बाद इसका नाम बदलकर, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिए। ठीक है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? इसमें बताना है कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो देखिए बीमारू राज्य के अंतर्गत 3 आते हैं, तो 3 को छांट के जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? बीमारू राज्य नहीं होगा। तो बिहार तो बीमारू राज्य होता है, ठीक है, उड़ीसा भी होता है और मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटक जो है वो बीमारू राज्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या पूछा है? नहीं। ऐसे मत देखिएगा बीमारू राज्य, अच्छा बिहार मार दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। थोड़ा सा भले थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन आप प्रश्न को पूरा जरूर पढ़िएगा। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? 18 नंबर प्रश्न में किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया सेवा, उद्योग, कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उद्योग होगा। ये क्या आता है? द्वितीय क्षेत्र क्या आता है? अंतर्गत आता है। ये क्या है? सेवा जो है ये तृतीय क्षेत्र का अंतर्गत आता है और कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका में, चीन में, भारत में, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में। अभी हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो आप कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी वीवीआई प्रश्न हैं और आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए प्रश्न हैं। इसमें अवांठ बावांठ इधर उधर के कोई प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सभी एकदम बेहतरीन प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से आपको, यानी इतना प्रश्न तो आपको याद होना ही चाहिए किसी भी हाल में। यदि आप 10th की तैयारी कर रहे हैं, 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी प्रश्न आपको याद होना चाहिए। यदि आपको ये सभी प्रश्न में से कोई भी प्रश्न याद नहीं है तो यानी आपकी अभी आप बहुत कमज़ोर हैं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अभी भी आप यदि 5 महीना 4 महीना जो बचा है इसमें मेहनत कर देते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, चलिए भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? ठीक है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 20 का। 20 का हम लोग देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2, 4, 6, 8। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 20 का? आप कहेंगे 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 क्षेत्रों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर में क्या कहा है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि, आपको तो याद होगा। अब इसमें दिया है कृषि, खनन, पशुपालन, इनमें से सभी। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, यदि कृषि मार देते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पशुपालन भी कृषि के अंतर्गत ही आता है। खनन यानी खोदने का काम भी
खोदने का काम भी कहाँ आता है, कृषि के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें से सभी हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। 21 का क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसके बाद आप आसानी से बता देंगे। देखिए 22 में कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। 2011 का जब जनगणना हुआ था, गिनती हुआ था, तो भारत की जनसंख्या कितनी थी, 90 करोड़, 121 करोड़, 140 करोड़, 150 करोड़, बताइए कितना थी 22 का। 22 का सही उत्तर जल्दी से बताइए कमेंट में। आप कहेंगे 121 करोड़ थी। कितना थी, 121 करोड़ थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 नंबर प्रश्न, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण कैसा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है निजी लाभ, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मूल्य तंत्र, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सामाजिक कल्याण, ऑप्शन नंबर डी में दिया है साधनों का निजी स्वामित्व। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 23 का। 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक कल्याण। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है, सामाजिक कल्याण। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न देखिए, सेकेंड लास्ट प्रश्न है। ब्रांडलैंड आयोग संबंधित है। ब्रांडलैंड आयोग किससे संबंधित है, समावेशी विकास से, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आधारभूत संरचना से, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सतत विकास से, ऑप्शन नंबर डी में दिया है आर्थिक विकास से। तो इसका सही उत्तर आप बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, 24 का सही उत्तर आप कहेंगे सतत विकास से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई, मतलब प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, कौन से प्रधानमंत्री थे तब जारी की हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी में राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर सी में अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी में मनमोहन सिंह। बताइए 25 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से पसंद आए होंगे। यदि अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।